कुछ जॉर्ज सोरोस के पैसे से भारत का तख्ता पलट करने की कल्पना करने वाले देशद्रोही लोग, थोड़े से भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, थोड़े से कांग्रेस के द्वारा भेजे हुए उपद्रवी, थोड़े से आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजे हुए दंगाई और कुछ जेएनयू के ढपलीबाज, कुछ गे, कुछ हिजड़े, कुछ युवक जो पढ़ाई छोड़कर महिलाओं के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, अपने कंधे मटकाते हुए, अपनी ब्रेस्ट नकली बनाकर उसे दिखाते हुए, उन लोगों का एक सम्मेलन दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा है। और ये सारे लोग मिलाकर 1000, 1500, 2000 हो जाते हैं। इसके अलावा 200-400 तमाशबीन और 200-400 पत्रकार, मीडिया वाले, कुछ सामान्य यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया वाले पत्रकार। ये है कीड़ा मकोड़ा आंदोलन, जिसको कॉकरोच आंदोलन कहते हैं। कॉकरोच नाम तो ढंग का रख लेते यार। खैर, कई दिन से चल रहा था। मैं उनकी ऊपर कोई वीडियो बनाने के मूड में नहीं और ना उनकी कोई चर्चा करना चाहता था, मगर कल उसने, वो जो अभिजीत दीपकी अमेरिका से आया है तैयारी करके, पैसे वैसे लेके वहाँ से, उसने कहा कि मैं किसानों का आह्वान करता हूँ कि वो आ जाएं और यहाँ जंतर मंतर पर धरना दें। और एक सरदार जी वहाँ मैले से कपड़े पहन के खड़े थे, कह रहे 80 किसान हाँ, और दिल्ली नू परेशान कर दिता, 2020-21 में दोबारा बैठ गए तो मोदी की नानी याद आ जाएगी। इसके बाद शाम तक कोई चंडूनी है, उसने कहा कि हम भी इसको आंदोलन को समर्थन देते हैं। तो मेरे तो जख्म हारे हो गए। मेरा दिल दोबारा, एक कहते हैं ना कि वो खून रिसने लगा दोबारा उसमें से। 2020 में सरकार 3 किसान बिल लाई थी और उनको जनता के सामने रखा था कि ये बिल हम रखना चाहते हैं, मगर पंजाब के कुछ दलालों ने, आड़तियों ने, और पंजाब में जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा था, जिसके कारण वो पैसे कमा रहे थे, जिसमें कोई राजनेता थे, कुछ पैसे वाले लोग थे, सारा अनाज पंजाब के किसानों का नहीं, आसपास हरियाणा और मध्य प्रदेश तक का खरीद के, सस्ता खरीद के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सप्लाई कर देते थे। वो लोग असहज हो गए। आपको पता है पंजाब कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? मुश्किल से 25 या 30% गेहूं का पंजाब उत्पादन करता है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 70% गेहूं पंजाब से जाता था। 70%। पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनकी ज़मीनों को दूसरे लोग बोते हैं, बड़े बड़े फार्म उन्होंने खरीद कर छोड़ रखे हैं। वो सारे के सारे लोग, और जो मंडी एक संस्था होती है, एक मंडी समिति होती है, वहाँ बैठकर किसानों को लूटने वाले लोग। वो चौधरी चरण सिंह हमेशा कहा करते थे कि आड़ती के पास किसान जाता है अपनी साल भर की फसल लेकर, और आड़ती एक बीड़ी का बंडल देकर उसे एक तरफ बिठा देता है, ज़्यादा किया तो एक चाय का कप दे दिया। उस ज़माने में चाय का कप भी नहीं देते थे, बीड़ी का बंडल बहुत था। और वो अनाज को पहले 2-2 बार छनवाता है, फिर छानने वाले की झोली में बहुत सारा अनाज डाल देता है, उसके बाद मंडी का टैक्स ले लेता है, उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स ले लेता है, और बचे हुए पैसे किसान की झोली में डाल देता है। तो 3 किसान बिल जो भारत सरकार लाई थी, उसका जबरदस्त विरोध हुआ, और इतना विरोध हुआ कि भारत सरकार को बिल वापस लेने पड़े। वो कथित किसान आंदोलनकारियों के द्वारा किसान की पीठ में घोंपा हुआ छुरा है। उन्होंने किसान की पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं एक एक करके तीनों चीज़ों को बताना चाहता हूँ। लंबे समय तक किसान रहा हूँ मैं, लंबे समय तक जाने कितनी रातों ट्यूबवेल पर सोया हूँ। मैंने कोई ऐसा किसान का काम नहीं है, बैलों वाला हल चलाने के अलावा, जो किसान का वो काम मैंने ना किया हो। लंबे समय तक मैंने किसान का काम किया है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मुरादनगर के कांटे पर भैंसा बुग्गे में गन्ने डाले हैं, गन्ने तुलवा कराए हूँ। रातों को, सर्दी की रातों को जब तापमान 2 डिग्री होता है, खेतों में पानी चलाया है, सारा किसान का काम किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने अनेक बार मंडियों में जाकर अनाज बेचा है और किस तरह से वहाँ
मंडी के आड़ती की गुंडागर्दी होती है, किस तरह से वो किसानों को ठगता है, वो सब मैंने देखा है। तो उसमें पहला बिल यही था कि किसान को अपना अनाज मंडी में भी बेचने का अधिकार होगा और मंडी के बाहर भी बेचने का अधिकार होगा। किसान को अपना अनाज मंडी या मंडी के बाहर बेचने की स्वतंत्रता होगी, जो कि अभी नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी को भी अपना अनाज बेचते हो तो ये गैर कानूनी होता है, भले को कार्रवाई ना होती हो मगर ये इलीगल होता है। कोई व्यापारी अगर आपके यहाँ से घर आकर अनाज खरीद कर ले जाता है तो ये इलीगल होता है। और जब मंडी में किसान टैक्स बेचने जाता है तो मंडी समिति होती है एक, जो प्रभावशाली राजनीतिक लोग होते हैं वो मंडी समिति के पदाधिकारी बन जाते हैं और वो जम के सब करोड़पति हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं भैया करोड़पति? वो मंडी टैक्स लेते हैं और गवर्नमेंट का टैक्स किसान से वसूल करते हैं। तो गवर्नमेंट ये अधिकार देना चाहती थी कि आप अपना अनाज मंडी या मंडी से बाहर कहीं भी बेच सकते हो। इसका विरोध किया गया और साथ साथ सरकार ये भी अधिकार देना चाहती थी कि आप अपने राज्य से बाहर भी दूसरे राज्य में अपना अनाज बेच सकते हो। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। हमारे सिहानी गांव के ही, हमारा गाजियाबाद में गांव है, मूंजी जो चने का मूल होता है उसका, चावल का मूंजी कहते हैं उसे लेकर नजफगढ़ की मंडी में चले गए, क्योंकि गाजियाबाद की मंडी में उसका भाव 700 था और नजफगढ़ की मंडी में 200 रुपये था। 200 रुपये ज़्यादा था, 900 रुपये था, तो वो उस लालच में वहाँ चले गए। मालूम है क्या हुआ? वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया कि चावल की स्मगलिंग कर रहे हो। सारा अनाज उनका उतरवा लिया। लगभग जितना वो चावल ले गए थे उसमें से आधे से अधिक रिश्वत देने में खर्च हो गया और खाली हाथ वापस आ गए। एक और घटना आपको बताता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राजस्थान में चने का भाव था 1800 रुपये और उत्तर प्रदेश में चने का भाव था 3000 रुपये। इतना भयंकर अंतर राजस्थान में उसमें था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में चने की, क्योंकि चना तो बेसन के रूप में काम आता है, फैक्ट्रियों में भी काम आता है, नमकीन बनाने के काम आएगा, पकौड़ी बनाने के भी काम आएगा, चना सब काम आएगा। तो इतना अंतर इसलिए था कि चने की राजस्थान से बाहर जाने पर राजस्थान सरकार ने बैन लगा रखा था। और उस वक्त क्या हुआ मालूम है? राजस्थान के आड़तियों ने राजस्थान के राजनेताओं से मिलकर भारी चने का स्टॉक किसानों से सस्ते भाव पर खरीद कर लिया। किसान को क्या मिला? 1800 रुपये। सारा चना उन्होंने खरीद लिया। जब स्टॉक पर्याप्त हो गया और किसान के पास से चना खत्म हो गया तो राजस्थान से बाहर चना भेजने का प्रतिबंध हटा लिया गया और रात रात में लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। ये खेल होता था। तो 3 किसान बिलों में पहला बिल ये था कि आप मंडी से बाहर अनाज बेच सकते हो और देश के किसी भी कोने में। मुजफ्फरनगर का जो गुड़ का व्यापारी है वो स्वतंत्र रूप से अपना गुड़ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में कहीं भी बेच सकता है। इसका अधिकार था। आज राज्य सरकार की इच्छा पर होता है कि वो अपना अनाज, अपना गुड़, अपना चावल, अपना दलहन तिलहन दूसरे राज्य में जाने दे या न जाने दे। दूसरा कानून ये था कि कोई भी व्यक्ति अनाज का स्टॉक कर सकता है। अगर स्टॉक करेगा, व्यापारी स्टॉक करेगा और मंडी से बाहर बेचने की स्वतंत्रता होगी तो व्यापारी किसान के दरवाजे पर जाएगा, 10 तरह की बार्गेनिंग करेगा, किसान के पढ़े लिखे बेटे के सामने अनाज तोलेगा, उसके सामने हिसाब लगाएगा। एक व्यापारी सूट नहीं करेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा सूट नहीं करेगा तीसरा आएगा और कहेगा कि अनाज मुझे दे दो। अनाज स्टॉक करेगा तो किसान का कैसे नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान हो सकता है। स्टॉक करने वाला अनाज महंगा कर सकता है, जबकि उस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। सरकार जब चाहे जब ये कह सकती है कि स्टॉक को रिलीज कर दो, मगर आम आदमी को परेशानी हो सकती है। किसान को स्टॉक से कैसे परेशानी हो सकती है? किसान खुद भी स्टॉक कर सकता है। उसमें चावल, गेहूं, चना और दालें और तिलहन शामिल था, मगर उसका विरोध किया गया कि नहीं, किसान भी स्टॉक नहीं कर सकता और स्टॉकिस्ट भी स्टॉक नहीं कर सकता। किसान की मजबूरी है कि वो जाएगा और आड़ती के सामने बैठकर अपना गला कटवा कर वापिस आ जाएगा। और तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम यह था कि सहकारिता के रूप में कोई एक व्यक्ति
छोटे छोटे किसान बच गए हैं। मैं तो गांव में रहता हूं, आज भी देखता हूं आसपास के गांव में सारी रिश्तेदारियां, किसी के पास 5 बीघे जमीन है, ट्यूबवेल लगाने का खर्चा आता है 2 लाख रुपए, और एक ट्यूबवेल 20 बीघे जमीन को सिंचित करने की क्षमता रखता है। वो 5 बीघे किसान कैसे ट्यूबवेल लगाएगा? वो 5 बीघे का किसान ट्रैक्टर कैसे खरीदेगा? उसे 5 बीघे जमीन पर लोन ही नहीं मिलेगा। वो दूसरे से ट्रैक्टर से बुआई करवाएगा, दूसरे के ट्यूबवेल से पानी लेगा। इससे बढ़िया आज किसान के कई बेटे, आज आपने गांव की स्थिति आप देखते नहीं होंगे, मेरे बहुत सारे दर्शक नहीं देखते होंगे, मैं देखता हूं। आज अनेक गांव के लोग शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते हैं और मोटरसाइकिल पर आकर अपने गांव में खेती करते हैं। तो उनके पास छोटी जमीन, छोटी जोत बच गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने कहा कि कानूनी तरीके से सहकारिता के द्वारा किसी कंपनी को आप देकर अपनी जमीन बुआ सकते हैं, और इस तरह के तमाम मुकदमों में किसान का पाला ही ऊपर होगा, किसान की मर्जी ही चलेगी, किसान की सहमति ही चलेगी। किसान जब चाहेगा, जब अपनी जमीन को उससे वापस ले सकेगा। अब आप बताइए, तीनों कृषि कानूनों में क्या कमी थी? मैंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने अपने मित्रों से, कितने लोगों से पूछा, क्या ये एक्टिविस्ट यहाँ बड़े किसान आंदोलन के वो समर्थक थे, मुझे छोड़कर भाग गए, बाद में ब्लॉक करके चले गए, कि 3 कृषि बिलों में किसानों का क्या नुकसान होता था मुझे बता दो, तो मैं जिंदगी में कभी आपसे बहस नहीं करूंगा, कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। और इसीलिए कोई मूल किसान उनके साथ नहीं आया। दुनिया जानती है कि जो लोग सिंघू बॉर्डर पर किसान बनकर बैठे थे, उनमें से थोड़े से आड़ती थे, थोड़े से दलाल थे, थोड़े से आम आदमी पार्टी के लोग थे, और बड़ी मात्रा में खालिस्तान के समर्थक थे, जिनको केजरीवाल पैसा भी दे रहा था। और राजिंदर सिंह एक कनाडा में रहता है, उसने 5 करोड़ रुपए भिजवाए थे। वो वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे, वहाँ बैठकर आराम कुर्सी जो वाइब्रेशन वाली होती है उस पर थकान उतार रहे थे, एयर कंडीशन कमरों में सो रहे थे, वहाँ हलवे बांटे जा रहे थे। ठलुए हैं, वहाँ ना लेटे, यहाँ आकर लेट गए। आपने एक फर्जी आंदोलन करके दिल्ली के लोगों का 1 साल तक रास्ता रोक के इतना बड़ा अत्याचार किसानों के लिए किया है, इतना बड़ा अत्याचार किसानों के ऊपर किया है। कल को कोई सरकार आएगी तो वो किसानों को इस बात पर गिरफ्तार करेगी कि तैने मंडी से बाहर अनाज कैसे बेच दिया, तेरे घर में गेहूं का स्टॉक पकड़ा गया है, और ये भी करेगी कि तेरी जमीन कोई दूसरा आदमी बो रहा है तो उसकी हो गई। मगर एक कानून बन जाता कि दूसरा आदमी कानूनी तरीके से हो सकता है, किसान स्टॉक अधिकार के साथ स्टॉक कर सकता है और अपने अनाज को कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। आपने उन तीनों चीज़ों को, और मेरा तो ऐतराज नरेंद्र मोदी से है, आप घबरा गए और अपने बिल वापस ले लिए। आपने 1 साल तक दिल्ली के रास्तों को अव्यवस्थित रखकर आप शांत बैठे रहे। इन देशद्रोहियों को और इटली के पैसों को और अमेरिका में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस के पैसों को और खालिस्तानी के पैसों को उपयोग करके हलवे खाने वाले, और वहां बलात्कार तक हुआ, उनको डंडे मारकर भगाने देना चाहिए था ना। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, सिंघू बॉर्डर पर फैक्ट्रियां बंद हो गई सारी की सारी, और वहां निहंग खालसा तलवार भांज से घूम रहे थे, और 26 जनवरी पर दिल्ली का झंडा उतार दिया, फिर भी सरकार चुप रही। ये किसान आंदोलन है क्या? किसान है क्या ये लोग? किसानों से इनका कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने जमीन की शक्ल नहीं देखी। दलाल हैं सारे के सारे दलाल। इन्हें विदेशों से पैसा चाहिए, इन्हें राजनेताओं से पैसा चाहिए, और इनको किसानों से खून चूस कर उनका पैसा चाहिए। आज मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, कोई मुझे बताए कि 3 कृषि कानून से किसानों का क्या नुकसान था। नमस्कार।